हेलो एंड वेलकम टू वर्दी वर्दी। आज के टॉपिक में हम लोग मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अलावा सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, स्टेट्स और फंडामेंटल डीपीएसपी, इसके अलावा रिट, जो पांचों रिट आप देख रहे हैं जहाँ से हमेशा क्वेश्चन सी डी एस, सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे तो हम इनको पढ़ेंगे अच्छे से और देखेंगे कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आप इन टॉपिक्स को पढ़िए। टॉपिक्स पढ़ने के बाद आपको प्रीवियस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करने हैं और अगर क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं दोबारा से टॉपिक क्लियर करिए। आपको अगर इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल रही है तो ठीक है, वरना आप लक्ष्मीकांत भी प्रेफर कर सकते हैं, वहाँ से डायरेक्टली भी पढ़ सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जो कहीं और से नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनको बुक लेने में भी असमर्थ हैं, जो नहीं पैसे हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से पढ़िए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं है, एक बस किताब है जिसमें गवर्निंग रूल्स बता रखे हैं कि भैया ऐसे ऐसे देश का संचालन होगा और देश ऐसे चलेगा, बात खत्म। आइडिया जो था ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो एम एन रॉय ने दिया था। 2 बार क्वेश्चन आ रखा है आपके सीडीएस एग्जाम में, ये याद रखना हमेशा। एम एन रॉय और एक बी एन राव करके भी थे, वो भी एग्जाम में आ रखा है ना। ये नई वाली थीम्स इंडियन हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर है। जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। अगर इंडिया फ्री है तो बाहर वालों को नहीं उसमें बोलना चाहिए कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमने फ्रेम करना है। ठीक बात भी है। द डिमांड वॉज एक्सेप्टेड एंड नोन एज ऑगस्ट ऑफर। ऑगस्ट ऑफर 1940s की बात है। जो इंडिया का वाइसराय ऑफ इंडिया था ना उस टाइम पे, लॉर्ड लिनलिथगो बोलते थे, लिनलिथगो, ठीक है, उसने ऐसा बोला था कि भैया जो ब्रिटिश में जो पार्लियामेंट है वहाँ एग्जीक्यूटिव जो इंडियन जो काउंसिल्स है उसमें इंडियंस के जो है नंबर्स बढ़ा देंगे और इंडिया को हम ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रखेंगे, आपके जितने भी अफेयर्स होंगे उसको हम दिखाएंगे, लेकिन डोमिनियन स्टेटस रहेगा ब्रिटेन का, यानी कि ब्रिटिश इंडिया ही रहेगा, इंडिया नहीं रहेगा। इसीलिए इसको हमने रिजेक्ट किया था। इसके बाद स्टैफर्ड क्रिप्स मिशन हुआ था, ये 1942 में होगा, 1992 गलत लिखा, 1942 में इंडिया आया और इसने प्रपोज किया प्लान, इसको रिजेक्ट किया था मुस्लिम लीग ने। डायरेक्टली बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो स्ट्रैफर्ड क्रिप्स मिशन था उसको किस किसने रिजेक्ट किया था। फाइनली ये हुआ था कि कैबिनेट मिशन बना, एक भेजा गया था इंडिया को, उससे एग्री किया था और सीट डिवाइड की थी मुस्लिम, सिख और जनरल, तीन डिवीजन में। ये एग्जाम में आया था सीडीएस 2018 में आपके, ठीक है। वोटिंग जो हुई थी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रेसिडेंट की वोटिंग हमने देख रखी है, उस टाइप की हुई थी। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वॉज पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज बॉयकॉटेड बाई मुस्लिम लीग, ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थे सच्चिदानंद सिन्हा। जवाहरलाल नेहरू मूव्ड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन असेंबली। अच्छा, जो ये वाला क्वेश्चन है ना कि जवाहरलाल नेहरू ने कब कहाँ और कैसे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव किया था, ये सीधे 2018 में आ रहा है, सीएपी 18 में आ रखा है। इस पॉइंट को अच्छे से पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। हमने जो है इंडियन फ्लैग, नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था 22 जुलाई 1947 को। अपने नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया था 24 जनवरी 1950 को और नेशनल सॉन्ग को हमने किया था 24 जनवरी 1950 को। इसके अलावा फाइनल सेशन जो था इसका वो था 24 जनवरी 1950 का, ठीक है। बी आर अम्बेडकर को हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं और चीफ आर्किटेक्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। मॉडर्न मनु भी बोला गया बहुत लोगों के द्वारा इनको, तो ये चीज भी आप ध्यान रखना। 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि उसी दिन 1930s में पूर्ण स्वराज डे हमने मनाया था, फॉलोइंग लाहौर सेशन के बाद, ठीक है। और लाहौर सेशन को जो है प्रिसाइड किया था जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इस सीडीएस में एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है आपका, तो ये आप ध्यान रख लेना कि गणतंत्र दिवस उसी दिन इसलिए मनाते हैं क्योंकि लाहौर सेशन के बाद हमने पूर्ण स्वराज डे ऑब्जर्व किया था 1930 को, ठीक है। विद द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्ट होते ही, कमेंस होते ही, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वर रिपील्ड। ये क्वेश्चन आपका सीडीएस 18 में आ रखा है। द अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट काउंसिल जुडिक्शन एक्ट 1949 वॉज कंटिन्यूड, ये कंटिन्यू हो रहा था। एलिफेंट जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल था। एस एन मुखर्जी जो है इसके चीफ ड्राफ्ट्समैन थे कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। और प्रेम बिहारी रायजादा ये कैलीग्राफर थे। कैलीग्राफर वो होता है जो सुंदर सुंदर सी हैंड राइटिंग में चीजें लिखता है। तो आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी सबसे पहली वाली बुक देखी कि बहुत सुंदर सुंदर से लिखा है, उसके साइड साइड में नक्काशी वगैरह भी कर रखी है, तो कैलीग्राफी है। और ये आपको नोट्स दिख रहे होंगे, बड़ी बुरी राइटिंग है मेरी, तो मैं बिल्कुल भी कोई कैलीग्राफर नहीं हूँ भाई,
सेलिएंट फीचर्स में आते हैं, कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बाकी देशों से अलग अलग करते हैं। एक तो 42nd अमेंडमेंट जो आया था उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इसमें इतने ज़्यादा अमेंडमेंट हो गए थे इमरजेंसी के बाद कि भैया हालत खराब हो गई थी। ठीक है। लेंदीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरे देश में, पूरी दुनिया में सबसे लंबा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है ना, लगातार इतने पेजेस हैं उसमें। बी आर अम्बेडकर ने बोला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन फ्रेम्ड आफ्टर रैंसैकिंग ऑल द नोन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम को हम वेस्टमिनिस्टर मॉडल या फिर प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट मॉडल भी बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर द पार्लियामेंट्री लॉज एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल थ्रू पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इसीलिए आपने देखा होगा कि आर्टिकल सेक्शन 377 है, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे, जैसे सुसाइड वाला था उनको डीक्रिमिनलाइज कर रखा है। ठीक है। और 498 में भी एक ऑप्शन ऐसा था। काफ़ी सारे ऐसे सेक्शंस हैं, काफ़ी सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये गलत है, इसीलिए उन सबको रिपील करते जाते हैं हम लोग। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि रिपील कर सकते हैं जुडिशियल रिव्यू में। ठीक है। बी आर अम्बेडकर ने बोला है कि डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज अ नोवल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मिनरल मिल्स वाला केस हमने पहले ही पढ़ रखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक्स ऑफ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकते हैं, आप मार्क करके चल रहे हैं सबको। फंडामेंटल ड्यूटी जो है 42nd अमेंडमेंट के बाद आई थी, स्वरण सिंह कमेटी ने इनको बोला था कि आनी चाहिए। ये एक बार ये क्वेश्चन आ रखा है आपका, ये एनसीईआरटी में भी लिखा है, स्वरण सिंह कमेटी वाला। ठीक है। इंडिपेंडेंट बॉडीज कौन सी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यूपीएससी एटसेट्रा, हमने पहले पढ़ रखी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब जिनको स्पेसिफिक आर्टिकल में मेंशन कर रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। आइवर जेनिंग्स ने बोला है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन जो है लॉयर्स का पैराडाइज है। प्रोविजन ऑफ प्रियम्बल नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट्स ऑफ लॉ, ये आपके एग्जाम में आता है बहुत बार, सीएपीएफ में एक बार आ रखा है कि प्रियम्बल को या फिर आप डीपीएसपी को इन्फोर्स कर सकते हो। इसका आंसर है नहीं, वो बस ऐसा होना चाहिए बोलते हैं। डीपीएसपी बोलता है कि एक वेलफेयर स्टेट ऐसा होना चाहिए, बट द सेम कैन नॉट बी एनफोर्स्ड और सेम कैन नॉट बी क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ। आर्टिकल 1 जो आपका है इंडियन दैट इज भारत, शुरू ही ऐसे होता है, ये बहुत एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लेता है कि भैया इंडिया दैट इज भारत या भारत दैट इज इंडिया या फिर इंडिया दैट इज इंडिया या भारत, ऐसे करके ऑप्शन आता है इसमें। तो पहला आर्टिकल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है बोलता है कि इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या है, इंडिया की कौन कौन सी भूमि है, कौन कौन सी टेरिटरी है, क्या जुरिडिक्शन है, सारे स्टेट, सारी यूनियन टेरिटरीज और सारे ऐसे एरिया जो भारत सरकार एक्वायर कर ले। जैसे अभी पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर का कुछ ऑक्यूपाई कर लिया है, तो जो एरिया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है लेफ्ट साइड का, ये हमारा खुद का है। कुछ टाइम के बाद हम वापस जब अपना लेंगे तो ये भी ले सकते हैं, सिंपल ऐसे समझना है आपको। ठीक है। 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल हमने बहुत बार पढ़ लिया है। 5th बोलता है शेड्यूल एरिया शेड्यूल ट्राइब्स, 6th बोलता है ट्राइबल एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये दोनों बार बार एग्जाम में आ रखे हैं, इसलिए अलग से मैंने नोट भी कर रखा है। आर्टिकल 2 says पार्लियामेंट टू एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स, इट कैन एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स। ठीक है। आर्टिकल 3 से क्वेश्चन आपका सीडीएस 2019 में आ रखा है, सीएपीएफ में भी आ रखा है। तो पार्लियामेंट हैज पावर टू इंक्रीज एनी एरिया ऑफ द स्टेट, it can increase area of any state, it can decrease area of any state, it can alter boundary of any state, it can alter or change name of any state। पार्लियामेंट के पास ये पावर है। ओनली विथ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, पहले प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन वो लेंगे। ठीक है। आर्टिकल 1, 2 and 3 आर नॉट कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। आपको सबको पता है कि आर्टिकल 368 में ही पार्लियामेंट के पास पावर है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोसीजर देयरफॉर सच लॉ कैन बी पास बाय सिंपल मेजोरिटी बाय ऑर्डिनरी प्रोसेस। तो आर्टिकल 1, 2 और 3 के लिए अमेंडमेंट नहीं चाहिए होता, जैसे आर्टिकल इसमें चाहिए होता ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 368 में, वैसा इन तीनों के लिए नहीं चाहिए। ठीक है। लिंग्विस्टिक कमीशन एस के धार कमेटी की बात आई थी, जेबीबी कमेटी भी लिंग्विस्टिक कमीशन में बात करती है, ये आप याद रखना, कमेटी वगैरह पूछ लेता है। क्रिएटर्स ऑफ आंध्रा 1953 में जो हुआ था फजल अली कमीशन के थ्रू हुआ था, मतलब फजल अली कमीशन ने भी लैंग्वेज को लेके चलते थे। ठीक है। तो पहला स्टेट कौन सा है जिसे लैंग्वेज के बेसिस पे जिसका अलग हुआ था, जो बाइफर्केशन हुआ था, वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है। 14th अमेंडमेंट पुडुचेरी वाज मेड यूनियन टेरिटरी, फ्रेंच गेव अस इन 1954, थोड़ा लेट जैसा इंडिपेंडेंस की। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मिसरीनियस चीजें मैंने अलग अलग जगह से अलग अलग लिख रखे हैं, जो बार बार एग्जाम में आ रखे हैं, वो आपको पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स है पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोलते हैं।
राइट टू प्रॉपर्टी वॉज डिलीटेड बाई 44th अमेंडमेंट। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी पहले आर्टिकल हमारे फंडामेंटल राइट में था, इसको यहाँ से हटा के बस एक लीगल राइट बना दिया, जो आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग आर्टिकल 300A में मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के, राइट टू प्रॉपर्टी। इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट बट यस इट इज अ लीगल राइट नाउ। ठीक है, आर्टिकल 20 एंड 21 यानी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। Article 19 suspended only when emergency is declared on war or external aggression and not on armed rebellion। यानी कि इंटरनल इमरजेंसी अगर होगी तो आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा, सिर्फ जब वॉर होगी तभी सस्पेंड होगा। फंडामेंटल राइट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड व्हेन मार्शल लॉज इज इम्पोज। आर्टिकल 31 आप सबको पता है मार्शल लॉज का है कि फंडामेंटल राइट हमारे डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। जैसे कोई कोई एरियाज हैं, अगर आप नागालैंड में देखेंगे अफ्स्पा है, ठीक है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट ऐसे करके कुछ है, तो उस सब जगह पे ये फंडामेंटल राइट्स रेस्ट्रिक्ट होते हैं आपके। स्टेट आर्टिकल 12 में डिफाइंड है स्टेट, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी यानी कि कानून लॉज एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज, LIC ONGC ये सब स्टेट्स हैं। ठीक है, स्टेट मतलब ऐसा है कि जो एक ऐसी चीज आप एग्जांपल सिंपल ले लीजिए, कोई भी ऐसी चीज है जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है। सिंपल अगर आपको लैंग्वेज में बताऊं मैं, ठीक है, इवन अगर आप कोई चीज अगर हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में रिट जुरिस्डिक्शन चैलेंज करते हैं तो दूसरी पार्टी को गवर्नमेंट का होना बहुत जरूरी है, तभी आप रिट में आ सकते हैं। ठीक है, वो चीज आगे हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो स्टेट का होना यानी कि आर्टिकल 12 में आपको डिफाइंड है कौन कौन चीजें स्टेट है, कौन सी चीजें स्टेट नहीं है। बहुत बार आपसे सीधे सीधे पूछ लेता है कि ये स्टेट है कि नहीं है, ये स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आता है कि नहीं आता है। तो आर्टिकल 13 भी इससे रिलेटेड है। आर्टिकल 13 बोलता है कि लॉ में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे परमानेंट लॉज, टेम्पररी लॉज, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ऑर्डर्स, बाई लॉज, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशन। आपको ऑप्शन में नोटिफिकेशन देखिए, आपको लगे नोटिफिकेशन तो कानून नहीं होता है, लेकिन अगर आप लॉ की डेफिनेशन में देखेंगे जो आर्टिकल 13 में दी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इवन बाई लॉज, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन आर लॉज। ठीक है, कौन कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीजन्स के पास हैं? 15, 16, 29, 19, 29, 30। मैंने ऐसे तरीके से याद किया था, 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, तो आप सबको एक बार ये आर्टिकल्स आज ही देख लीजिएगा। अगर आपके पास बुक नहीं है कोई बात नहीं, गूगल में देख लीजिए कौन कौन से क्या है। आर्टिकल 30 बोलता है कि 2 टाइप की माइनॉरिटीज है, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस। ठीक है, ये आर्टिकल्स बाकी हैं कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का आर्टिकल 16 कवर करता है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट जो हमारा 19 प्रोवाइड करता है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 प्रोवाइड करता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ दिया था हमें एवी डाइसी ने। मंडल कमीशन जो है ओबीसी से रिलेटेड है। क्रीमी लेयर, अच्छा ये काम का नहीं है, कुछ कुछ चीज़ों काम का नहीं है वो नहीं पढ़ेंगे, उससे टाइम भी बचेगा और क्या कहते हैं जल्दी भी आगे पहुंच पाएंगे हम लोग। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 में है। ठीक है, आर्टिकल 14 से आपको पढ़ने हैं, 14 से पढ़ लीजिएगा आप। राइट्स जो है, जो सिटीजन्स को राइट टू फ्रीडम है ये फॉरेनर्स को नहीं है, सिर्फ सिटीजन्स को है। ठीक है, क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप आपका जो मन करे वो बोल सकते हैं, लेकिन वो लिमिटेड होना चाहिए 4 वॉल्स ऑफ लॉ के अंदर। आपको ये नहीं कि आप देशद्रोही या कुछ भी ऐसी चीज बोल दे, कुछ ऐसे नारे लगा दे जिसको देश जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है या फिर जो हमारा देश है उसकी सांत्वना वो आहत पहुंचे, तो आप ऐसी चीजें नहीं बोल सकते। तो ये इसी चीज में गवर्नमेंट आगे इंटरफेयर कर सकती है, जो हम पढ़ रहे थे ना एनसीईआरटी में, गवर्नमेंट कब कब आगे कर सकती है इंटरफेयर, वो यही चीज है। आपको जो बोलना है बोलिए, लेकिन आप एटलीस्ट जहां रह रहे हैं देश में तो उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे ना, ये बेसिक समझ है। राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, आप कहीं भी खड़े हो जाइए बिना हथियार के। राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, यूनियन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये बेसिक फंडामेंटल राइट्स इंसान के, हर इंसान के रहते हैं। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। राइट टू रिसाइड एंड सेटल एट एनी पार्ट फॉर टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, राइट टू रिसाइड भी इसमें आ गया। इसके बाद एफ जो है ओमिटेड हो गया था, ये सीडीएस दौरान इसमें आया था और जम्मू एंड कश्मीर में भी अप्लाई हो रहा था, लेकिन एज फार एज आई नो आर्टिकल 370 के बाद ये अप्लाई नहीं हो रहा होगा। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, आपका जो भी प्रोफेशन है, जो व्यवसाय आप कभी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं पूरे इंडिया में। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल बताऊं, मैं जैसे हाईकोर्ट में एडवोकेट हूँ, अगर मुझे कोई केस तमिलनाडु का मिलता है या केरला का मिलता है, आई कैन गो देयर एंड प्रैक्टिस दैट केस। मैं वहां जाके उस केस पे बहस कर सकता हूँ जज के सामने, क्योंकि ये मेरा राइट गारंटीड है। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन के अंदर तो है ही,
उसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी मुझे सर्टिफिकेट दे रखा है कि तुम पूरे इंडिया में कहीं प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, एक सबसेट है इसी चीज का। आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी, ये आर्टिकल 21A किससे कवर करता है? राइट टू, बहुत सिंपल है, आप कमेंट करना। ठीक है, आरटीई। आर्टिकल 20 जो है इप्सो फैक्टो लॉ, सेल्फ इंक्रिमिनेशन और डबल जियोपार्डी से बात करता है। जैसे अभी आपने देखे कि नए नए कानून आ गए हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट। तो जो पुराने ऑफेंस है, ठीक है, जो पुराने घटित ऑफेंस है, अगर वो आज उसकी एफआईआर होती है तो आज के कानून के हिसाब से चलेगा, पुराने कानून के हिसाब से नहीं चलेगा। उसको हम डिस्कस करेंगे अलग वीडियो में किसी, अभी खाली उसमें जाके इस चीज का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आर्टिकल 32 बोलता है कि पार्लियामेंट कैन एम्पावर अदर कोर्ट्स टू इश्यू दीस रिट्स। टेरिटोरियल jurisdiction of Supreme Court is wider than that of High Court in writ jurisdiction. Supreme Court cannot refuse under Article 32 as it is a fundamental right, but High Court may refuse as it is not a guarantee a fundamental right. अब 5 तरह की रिट है, बहुत सिंपल है, सिंपल तरीके से समझना इसको। हेबियस कॉर्पस, इसका ये जो टर्म है इसका मतलब होता है यू मे हैव द बॉडी। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ, याद अच्छे से होगा, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक है, गर्लफ्रेंड भी आपको बहुत प्यार करती है, आप भी उनसे बहुत प्यार करते हो। अब अगर गर्लफ्रेंड के मम्मी पापा देखते हैं कि आप उतना पैसा नहीं कमाते हो और लड़की को आपसे मिलने से मना कर देते हैं और लड़की को डांट फटकार के अपने पास रखते हैं, बोलते हैं कि तू कहीं मिलने नहीं जाएगी, ये करेगी वो करेगी, या एक तो ये सिचुएशन होगी, या ऐसा होता है कि पुलिस ऑफिशियल्स आपको अरेस्ट करते हैं बिना किसी रीजन के, ना आपको बताते हैं कि आपने क्या ऑफेंस किया है, ना आपके पेरेंट्स को बताते हैं, ना आपके दोस्तों को बताते हैं, ना आप रिलेटिव्स को बताते हैं, किसी को नहीं बताते, सीधे आपको डिटेन कर देते हैं जेल में, या आपको अपने पास कस्टडी में रख लेते हैं, रिमांड में। तो आपके पास पावर है कि आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाइए, ऑब्वियसली पहले हाई कोर्ट ही जाएंगे, हाई कोर्ट अपने स्टेट के जाइए, वहां रिट ऑफ हेवियस कॉर्पस की रिट डालिए और प्रे करिए कि जज साहब से कि जज साहब मुझे इस इंसान को वहां से निकालना है और इसे इसे इलीगल डिटेन कर रखा है पुलिस ऑफिशियल्स ने। तो हाई कोर्ट यहाँ से एक ऑर्डर, एक रिट इश्यू करेगी और रिट ऑर्डर करेगी पुलिस वालों को कि ये जो बॉडी है इसको लेके तुरंत 24 घंटे में मेरे पास आओ, या भी तुरंत आओ, शाम तक आओ, कभी भी ऑर्डर कर सकती है एज पर जज जितना जितना समय उनको उचित लगेगा उतने तक का वो उनको ऑर्डर कर लेंगे, इसको ले आओ। अगर आपकी गर्लफ्रेंड को उनके घर वाले नहीं आने दे रहे तो आप रिट कर सकते हैं हाई कोर्ट में, सफिशिएंट ग्राउंड होगा, लड़की का मन करेगा, लड़की मेजर है, उसका मन अगर आपके साथ रहने का है तो इज कोर्ट हैज टू बी इंक्लाइंड टुवर्ड्स यू। ठीक है, दूसरा होता है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। अब हेबियस कॉर्पस आई थिंक आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा। रिट ऑफ प्रोहिबिशन क्या होता है? ये सिर्फ जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल ब्रॉडीज के अगेंस्ट होता है। मान लीजिए आपका कोई केस नीचे चल रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपका केस चल रहा है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास वो पावर नहीं है कि उस केस को लड़े। जैसे कि मान लीजिए आप, ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, आपका जो केस है इस डिस्ट्रिक्ट में पड़ रहा है, लेकिन इस डिस्ट्रिक्ट वाले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस केस को ट्राई करने लग गया, यानी कि केस चलने लग गया इस डिस्ट्रिक्ट में, जो नहीं हो सकता क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की भी अपनी अपनी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है, क्षेत्राधिकार है, कहाँ तक वो अपने कानून का दायरा फैला सकते हैं, कहाँ तक वो केस देख सकते हैं। तो अगर वो ये वाला आपका डिस्ट्रिक्ट छोड़ के इस डिस्ट्रिक्ट का केस लड़ रहा है तो आप सीधे हाई कोर्ट जाइए, रिट ऑफ प्रोहिबिशन बोलिए, मांगिए और बोलिए कि जज साहब हमारा केस नीचे के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी बाहर के ज्यूरिसडिक्शन में, यानी कि ऐसा कोई इंसान केस देख रहा है जो उसकी ज्यूरिसडिक्शन में है ही नहीं, तो वो उस नीचे केस में कुछ अच्छा या फिर कुछ बुरा ऑर्डर आने से पहले ही हाई कोर्ट के ऑर्डर से स्टे हो जाएगा और प्रोहिबिट कर लेगा उसको। फिर कोर्ट चाहे तो अपने पास भी मंगा सकती है उस केस को, या फिर चाहे तो जिस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है उस कोर्ट को वो केस दे दे। तीसरा आता है रिट ऑफ सर्शियरी। ये हाई कोर्ट टू लोअर कोर्ट होता है, या हाई कोर्ट टू अदर ऑफिशियल्स भी होता है, या फिर कोई भी ऐसी बॉडी जिसने जुडिशियल वे में कुछ ऑर्डर पास कर रखा है उसके अगेंस्ट सर्शियरी रिट पास होती है। मान लीजिए ऐसा कोई ऑर्डर आया है जिसको आपको चैलेंज करना है और जो आपको लगता है कि नीचे की कोर्ट ने अपना क्षेत्राधिकार, अपना ज्यूरिसडिक्शन पार करके या फिर जो इलीगल किसी चीज को करार आपने दिया है और वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने नहीं मान के आपके अगेंस्ट कोई फैसला दे दिया है। इसी वाले एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे, इस केस को पकड़ के वापस इसको देना प्रोहिबिशन करना है, लेकिन इस केस में अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक अपने टेरिटरी का जो ज्यूरिसडिक्शन है उससे बाहर आके भी किसी केस को अगर ट्राई कर लिया, किसी केस को सुन रहा है और अगर वो केस पूरा हो गया, उसकी कुछ फाइंडिंग दे दी,
तो उस ऑर्डर को चैलेंज करके आप सरसरी से क्वाश करा सकते हो, डिसमिस खारिज करा सकते हो नीचे। अगर नीचे केस चल रहा है और नीचे कोई रिजल्ट नहीं आया तो आप प्रोहिबिशन में आएंगे। ठीक है, कि भैया नीचे कोर्ट जो है अपना क्षेत्राधिकार पार करके दूसरा केस सुन रही है, तो हाईकोर्ट बोलेगी मत सुनो, रुक जाओ यहीं पर को। लेकिन अगर आपको थोड़ा लेट पता चलता है कि भैया नीचे जो कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया है वो उसके पास पावर थी ही नहीं करने की, तो आप फिर सरसरी में आओगे। सरसरी मतलब होता है टू क्वैश, सीधे सीधे। ठीक है, आगे आता है को वारंटो। इसका मतलब होता है बाई व्हाट अथॉरिटी, किस अथॉरिटी से आप ये कर रहे हैं। तो कोर्ट इसमें किसी भी पब्लिक ऑफिसर से पूछ सकती है कि भैया आप किस हैसियत से बैठे हैं। ठीक है, इसके पास क्या पावर है, क्या लोकस है, कैसे आप ये चीज कर रहे हैं, ये कोर्ट के पास पावर रहती है। ये एकमात्र ऐसी रिट है जिस जो कोई भी इंटरेस्टेड इंसान फाइल कर सकता है। ठीक है, मेंडेमस लास्ट होता है टू डू। मेंडेमस मतलब होता है टू डू। अगर ऐसा कोई भी काम है जो नीचे का ऑफिशियल नहीं कर रहा है, या फिर ऐसा कोई भी काम है जो नीचे की कोर्ट नहीं कर रही है, तो आप उनको फोर्स कर सकती हैं, आप उनको बोल सकते हैं कि भैया ये करो, थ्रू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट टू पब्लिक ऑफिशियल, इसमें कोई प्राइवेट पर्सन को डायरेक्शन नहीं दे सकते आप। मान लीजिए आपका नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बहुत सालों से कोई केस पेंडिंग है जिसमें आपको तारीख पे तारीख मिल रही है, तो आप हाई कोर्ट आइए, रिट ऑफ मैंडेमस इश्यू कराइए और कोर्ट यहाँ से आदेश करेगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कि भैया इनका केस इतने महीनों में या इतने दिनों में डिसाइड करके रिजल्ट दो। ठीक है, टू डू होता है इसका मतलब। आगे बढ़ते हैं। अब एक जो रिट का अच्छे से एक प्रॉपर वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने के साथ, एग्जांपल्स वगैरह एनिमेशन के साथ मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें प्रीवियस क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग, तो आपके जो बेसिक बेसिक डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। आर्टिकल 33 है, ये बोलता है इट हैज नो स्पेसिफिक प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज इम्प्लिसिट पार्लियामेंट टू रिस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री एंड पुलिस फोर्सेस। एक्सक्यूज मी। ठीक हो गया आर्टिकल 33। यहाँ से डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये सबसे पहली चीज ये है कि भैया डीपीएसपी इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में। आप कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते भैया इसको इन्फोर्स कराओ। आर्टिकल 36 से लेके 51 में कवर्ड है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है कि आयरलैंड से हमने ये कॉपी कर रखा है। ठीक है, तो बी आर अम्बेडकर जी बोलते हैं कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नोवल फीचर है। अब ये आर्टिकल 36 से जो शुरू हो रहे हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ से शुरू होते हैं 39, 40, 41, ये सब के सब डीपीएसपी है। ठीक है, अब आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि भैया ये जैसे ये पूछ लेगा कि टू प्रोहिबिट स्लॉटर ऑफ काउ एंड काव एंड अदर मिल्क एनिमल्स, ये कौन से डीपीएसपी है, कौन से प्रिंसिपल्स के अंदर आता है। ये है गांधीयन प्रिंसिपल से, ये है लिबरल प्रिंसिपल, यूसीसी वगैरह, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया। ये सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछता है, आजकल अलग अलग तरीके से पूछता है। पहले आपसे पूछता था कि ये डीपीएसपी है, ये फंडामेंटल राइट है या फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, कभी कभी पूछता है कि ये जो लाइन है जैसे इन्वायरमेंट वाला है, इन्वायरमेंट वाली चीज आपको फंडामेंटल ड्यूटी में भी मिलेगी, राइट, फंडामेंटल राइट में मिलेगी और क्या कहते हैं डीपीएसपी, तीनों में मिलेगी ये चीज। तो ये क्वेश्चन पहले पूछता था। अब आप आजकल सीधे सीधे पूछ लेता है कि भैया गांधीयन प्रिंसिपल में कौन कौन सा है, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में कौन कौन सा है, लिबरल प्रिंसिपल में कौन कौन सा है, तो ये आपको पढ़ते रहना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपको मैं एक एक लाइन नहीं पढ़ा के आपका टाइम बचा रहा हूँ, अपना भी टाइम बचा रहा हूँ, जो काम की चीजें हम पढ़ते रहेंगे। कोर्ट्स कैन नॉट डिक्लेयर अ लॉ वायलेटिव ऑफ डीपीएसपी एज इनवैलिड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, फंडामेंटल राइट, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज, रशिया से हमने शुरू किया था, ये लिया था, सरदार स्वर्ण कमेटी, सिंह जी की कमेटी ने लागू करवाया था। आर्टिकल 51 ए में ये है, 42nd अमेंडमेंट से आया था, पार्ट 4 ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। अब ये आर्टिकल 51 ए में है, ये कौन से अमेंडमेंट से है, ये वाला क्वेश्चन आपका सीपी 2016 में आया था। सीएपी 2009 में आ रखा था कि कौन सी वाली कमेटी है जो फंडामेंटल ड्यूटीज को इन्फोर्स करवाए थे जिनने। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में बहुत आता है। ठीक है, कि इन चारों में से ये फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है। तीन आपको, दो ऑप्शन आपको डीपीएसपी के डाल देंगे, दो ऑप्शन आपको फंडामेंटल राइट्स के डाल देंगे, दो ऑप्शन आपको, एक ऑप्शन आपको फंडामेंटल ड्यूटी का डाल देंगे। तो ये आपको डिसाइड करना है कि कौन सा है कि कौन सा नहीं। वो आप तभी कर पाएंगे जब आपको कंट्रस्ट से याद होंगे। ये वाला सबको याद होता है, जो भी तैयारी कर रहा था आर्मी की उसको याद करना ही चाहिए। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। जब आपको बुलाया जाएगा कि भैया भारत खतरे में आ जाओ, तुरंत शस्त्र उठा के चलना है उस दिन। फंडामेंटल ड्यूटी बोलता है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, हर एक नागरिक का ये कर्तव्य है
कि टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट आइडियल्स, नेशनल फ्लैग एंड एंथम। इसीलिए 15 अगस्त के दिन जब झंडा फहराते हो तो 100 लोग उसको उठाने की हिम्मत रखो। अगर नहीं हमारी औकात की उस झंडे को हम नहीं संभाल के रख पाएंगे, मत रखो ना अपने पास, झंडा लो ही मत उस दिन, इज्जत नहीं कर पाते तो। ये हमारी ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटीज। आप सबको कोई अगर मारता है या फिर आप सबको कुछ अगर नहीं मिल रहा होता है, आप कोर्ट भागते हो सीधे कि भैया हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया है। लेकिन जो आपकी ड्यूटी है आप उसको फॉलो नहीं करते हो। दूसरी ड्यूटी हमारी है टू चेरिश, फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड नेशनल फ्रीडम। गांधी जी, राम मनोहर लोहिया से पहले जो बिस्मिल साहब हो गए, ठीक है, और उसके अलावा चंद्रशेखर आजाद हैं, भगत सिंह जी हैं, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, यू नेम, बहुत सारे हैं, तो उनसे हमको कुछ सीखना है, ये बोलते हैं, ठीक है। थर्ड ड्यूटी हमारी क्या है? टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सोवरेंटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये हमको अपहोल्ड करना है, प्रोटेक्ट करना है हमेशा। कोई दूसरा देश हमारे ऊपर नहीं बोल सकता। ब्रिटिश, जैसे ब्रिटिश इंडिया था दोबारा से वो कभी नहीं हो सकता, इसीलिए हमको अपहोल्ड और प्रोटेक्ट करना है, ये 3 चीज। चौथा मैंने आपको बता रखा है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। अगला है टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। ये हिंदू मुस्लिम करते रह जाओगे भाई, जिंदगी में कुछ नहीं बन पाओगे। सबसे मिलके रहना, तभी जाके आगे बढ़ पाओगे। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने बोला था एक बार कि रिलीजन और लैंग्वेज 2 चीज ऐसी हैं जो दोस्त बनाने में काफी काम आती हैं, लेकिन छोटे लोग उसको लड़ाई करके अपने अपनी जगह रह जाते हैं बस। इसीलिए इन चीजों से ऊपर उठ के एक अच्छा समाज बनाने की कोशिश करो। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्री, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। ये वाला टॉपिक आपके एग्जाम में आया था CDS 19 में। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, स्पिरिट एंड इंक्वायरी एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। अपने आप को बदलने में, अच्छा बनाने का कोशिश करनी है। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर वायलेंस। आपको कुछ नहीं मिलता है, SSC के एग्जाम कैंसिल होते हैं। आपको अग्निपथ में जब बोला था कि भैया आपसे अग्निपथ आएगा, आपसे फौजी लोग भर्ती नहीं होंगे स्टेट डायरेक्टर एंट्री से, आप लोगों ने बस जला दी। भाई साहब वो आपके खुद के पैसे से आई है, आप लोग खुद टैक्स पे करते हैं, उस टैक्स पेयर के पैसे से वो बस खरीद रखी है। आप लोग खुद पब्लिक प्रॉपर्टी को खत्म कर रहे हैं। हाउएवर इट इज योर ड्यूटी, इट इज योर प्राइम मोस्ट ड्यूटी टू सेफ गार्ड दैट प्रॉपर्टी। हमारी खुद की ड्यूटी है यार वो। टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल प्लेसेस सो दैट नेशन राइजेस टू हाई लेवल। हमको अच्छा बनना है। अगर मैं आज हाईकोर्ट में एडवोकेट हूँ, मुझे अच्छा केस करना है, मुझे अच्छा एक वकील बनना है, जिससे कि हम अपने देश को अच्छे लेवल पे ले जाएं, अपने स्टेट को अच्छे लेवल पे लेके जाएं। अगर आप एक आर्मी वाले बन रहे हैं तो आपको इतना अच्छा, इतनी अच्छी तैयारी करनी है। अगर आप स्टूडेंट है तो इतना अच्छी स्टूडेंट बनना है कि आपका नाम हो। अगर आप कोई स्पोर्ट्स में कुछ खेलते हैं आप, तो आपको इतना अच्छा खेलना है कि आपका नाम हो। आज नीरज चोपड़ा को सब जानते हैं, आज इतने बॉक्सर्स हैं, विजेंद्र चौहान, कितने लोग हैं, उन सबको सब जानते हैं, तो उन्होंने अपना नाम किया है, ठीक है। यही चीज आपको भी करनी है यार। जरूरी नहीं है कि आप आर्मी में चले ही जाओ, और अगर नहीं जा पाते, आप जिस भी फील्ड में जाओ वहां अपना बेस्ट दो, ठीक है। एजुकेशन टू चाइल्ड बिटवीन 6 to 14 ईयर्स, ये 86 अमेंडमेंट कल हमने क्वेश्चन भी किया था जो प्रीवियस क्वेश्चन पे, उसमें भी कवर्ड है ये चीज। तो ये जो हमारी ड्यूटीज है। अब आगे गया अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368 हमने बहुत बार पढ़ रखा है। आर्टिकल 20 में भी ये कवर्ड है। प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन नहीं चाहिए, जो हमें मनी बिल के लिए चाहिए रहती है। टू पास फ्रॉम बोथ द हाउस बाय स्पेशल मेजोरिटी। नो जॉइंट सिटिंग, मनी बिल में भी नहीं होती जॉइंट सिटिंग, और इसमें भी नहीं होती। प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेट नाइदर विद होल्ड नॉर रिटर्न। ये 24th अमेंडमेंट में आया था, CA पे 2017 में क्वेश्चन आ रखा है। ये तो हमने 2-3 बार पढ़ लिया सेम चीज को, ठीक है। अब इसके बाद जो है सब्जेक्ट मैटर और लैंग्वेजेस जो है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ये वाली चीज हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। और क्या कहते हैं, अगली स्लाइड के बाद हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी करेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चंस जो हमने अभी 2-3 दिनों में पढ़े हैं उनको कवर करेंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से एक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है, या अगर आपको कुछ एक चीज़ भी समझ में आती है, अगर आप थोड़े भी मोटिवेटेड हुए, तो मेरे वीडियो बनाने का पर्पस सर्व हो गया। अगर नहीं भी मोटिवेटेड हुए, कोई बात नहीं, जो गरीब बच्चा है उसकी हेल्प हुई है, एंड मुझे दिल से बहुत खुशी होती है कि मैं किसी गरीब की कुछ मदद कर पा रहा हूँ। अगली वीडियो में मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।